नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप जिंदगी भर मेहनत करते हैं, संपत्ति बनाते हैं, लेकिन क्या आपने ये तय किया है कि आपके बाद उस संपत्ति का क्या होगा? क्या आपकी इच्छा के अनुसार उसका इस्तेमाल होगा? ये परिवार में विवाद खड़ा हो सकता है। एस्टेट प्लानिंग का यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका एक मजबूत जवाब है लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट। लेकिन क्या ये हर किसी के लिए जरूरी है और कैसे करता है ये काम? आज के शो में हम यही जानने वाले हैं। ऑन द शो में बात होगी। देखिए क्या बात होने वाली है, उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले वो आप जानिए, लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट जो है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा गहराई से इसको समझने वाले हैं। इसके अलावा ये जो ट्रस्ट है वो कैसे काम करता है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस ट्रस्ट के आखिरकार फायदे क्या हैं, यानी कि ये जो लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट है इसके आखिरकार फायदे क्या हैं। वहीं हम ये भी समझेंगे, देखिए विल और ट्रस्ट में क्या अंतर है। हालांकि कई बार हमने आपको इसके बारे में बताया है, लेकिन ये शो अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि विल और ट्रस्ट में आखिरकार अंतर क्या है। वहीं हम बात करेंगे किन लोगों को ट्रस्ट बनाना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ट्रस्ट बनाने की जरूरत पड़ती है। आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात होने वाली है। चलिए सबसे पहले देखते हैं सूरत के एक कारोबारी की कहानी। लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट के अभाव में इस परिवार को किस तरह के संकट से गुजरना पड़ा। सूरत के संजय शाह एक बिजनेसमैन थे। उन्होंने कई प्रॉपर्टी और निवेश किए, लेकिन एस्टेट प्लानिंग नहीं की। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी और 2 बेटों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। किसी को स्पष्ट जानकारी नहीं थी कि किसे क्या मिलेगा। मामला कोर्ट में चला गया, जहां सालों तक केस चलता रहा। इस दौरान संपत्ति का मूल्य भी घटा और परिवार के रिश्ते भी खराब हो गए। अगर संजय ने लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बनाया होता तो परिवार को ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब देखिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक जैन, नेक्शन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर, जो ट्रस्ट और एस्टेट प्लानिंग के क्षेत्र में आपको एडवाइस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सर अभी जो हमने स्टोरी देखी संजय शाह की, संजय शाह जैसे लोग संपत्ति तो जोड़ लेते हैं, लेकिन एस्टेट प्लानिंग करने से क्यों आखिरकार चूक जाते हैं, क्यों गलतियां कर देते हैं? तो ज़्यादातर लोग ये डिसीजन नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये डिसीजन थोड़ा सा आपको पीछे हटाता है। मतलब आपको इसका डर लगता है, क्योंकि डेथ एक अच्छी चीज़ नहीं है। अपनी डेथ की कॉन्वर्सेशन से बचता है, डेथ की प्लानिंग से बचता है, तो इसलिए लोग इसको टालते रहते हैं। दूसरा, ये एक आसान डिसीजन नहीं है ना। मैं अपनी मृत्यु के बाद किसको क्या देना चाहूँ, मेरे परिवार में क्या क्या समस्याएं हैं, लोग उसके बारे में विचार नहीं करते, उसके बारे में डिसीजन लेके उस पर कोई एक्शन लेना पसंद नहीं करते। तो इस रीजन से इनहेरिटेंस प्लानिंग जो एक्चुअल में लोग कर पाते हैं उनकी संख्या बहुत कम है, जिसका सबसे बड़ा प्रभाव उन लोगों पे पड़ता है जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। बिल्कुल। अब संजय शाह जैसी घटना हुई सर, इसकी घटना से हमें क्या सबक लेना चाहिए? तो सबसे पहले सबक ये देना चाहिए कि आपको अपने बाद संपत्ति छोड़नी है, विवाद नहीं। राइट। तो अगर आप जीते जी इसकी प्लानिंग प्रॉपर कर जाते हैं तो चांसेस ऑफ डिस्प्यूट या प्रॉब्लम आपके बाद कम हो जाते हैं। तो जो सीख है वो ये है कि प्लानिंग करके जाना चाहिए। राइट। ये किसी के भरोसे पे, किसी की इच्छा पर या भगवान भरोसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। सर इससे पहले वाला इसे पिछले हफ्ते जो एपिसोड हमने किया उसमें हमने बात की कि कैसे हम ट्रस्ट जो है वो बना सकते हैं। इसके अलावा कितने टाइप्स की जो ट्रस्ट हैं वो होती हैं। आज सर हमारा जो मेन फोकस है वो लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट का है। अब जिन दर्शकों को सर नहीं पता लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट क्या होती है और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं चाहूँगी इसको थोड़ा सा आप इलेबोरेट करके बताइएगा कि आखिरकार क्या है लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट। तो सबसे पहले ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक सेपरेट इकाई है, सेपरेट एंटिटी है देन इंडिविजुअल। तो मैंने एक इकाई बनाई, एंटिटी बनाई जो मेरे से अलग है, और मैंने अपने एसेट इस इकाई में डाल दिए जिससे कि जो मेरे रिस्क हैं इस एसेट्स पे ट्रांसफ़र ना हो। तो वो एक ट्रस्ट है, और ये इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत बनती है, जो कि 1883 में कानून आया था, तब से बन रही है ट्रस्ट इंडिया। ना अब आपने स्पेसिफिकली पूछा लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट। अब इसमें 2 वर्ड आए, लिविंग और रेवोकेबल। इसका मतलब ऐसी ट्रस्ट जो मैंने अपने जीते जी बनाई और जिसमें मैंने अपने एसेट्स को जीते जी ट्रांसफर कर दिया।
वो ट्रस्ट क्या हो गई, लिविंग हो गई। रेवोकेबल मतलब मैंने जब ये ट्रस्ट बनाई, मैंने राइट टू टर्मिनेट इस ट्रस्ट का अपने पास रख लिया कि मैं जब भी चाहूँ एसेट्स ट्रांसफ़र करने के बाद भी इस ट्रस्ट को टर्मिनेट, रिवोक, एक्सटिंग्विश, डिस्ट्रॉय या फिनिश कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं कभी भी मुझे लगा कि ये सिस्टम बढ़िया नहीं है या मुझे ऐसा नहीं करना, तो मेरे पे पावर है इसको रिवोक करने की। दूसरी पावर जो मेरे पे है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इस ट्रस्ट डीड में कितने भी चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे क्लॉज ए पसंद नहीं आ रहा या मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा जिसको मैं दे रहा हूँ फ्यूचर में, मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं उनके शेयर चेंज कर रहा हूँ, मैं ट्रस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज कर रहा हूँ। वो सारी पावर मुझे रेवोकेबल ट्रस्ट में मिलती है। रेवोकेबल के अगेंस्ट कौन सी ट्रस्ट बनती है, इररेवोकेबल, जहाँ पे वो अधिकार छिन जाते हैं एक बार देने के बाद। तो रेवोकेबल ट्रस्ट ऐसी है जिसमें सेटलर के पास पावर है टू रिवोक और टर्मिनेट द ट्रस्ट। और ये लिविंग रेवोकेबल मतलब ये मैंने जीते जी बना के ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल। और सर ये कैसे काम करता है? और दूसरा सवाल मेरा ये भी कि जैसे आपने कहा कि इसको जब भी आप ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं तो तब भी क्या इसे रिवोक करना मतलब कर सकते हैं हम? नहीं, तो ये कैसे काम करता है पहले तो उसकी बात करते हैं। तो मैंने जीते जी एक ट्रस्ट बनाई, राइट। जनरली हम जब ट्रस्ट बनाते हैं इसकी इनिशियल कैपिटल 10,000 रुपीज़ रखते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो इनिशियल पैसा होता है उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। फ्यूचर में जो इस पर आएगा उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, राइट, जनरली नहीं लगती। अगर आप फाइनेंशियल एसेट दे रहे हो तो नहीं लगती। तो मैंने 10,000 रुपये डाल के एक ट्रस्ट बनाई और धीरे धीरे अपनी संपत्ति ट्रस्ट में ट्रांसफ़र शुरू कर दी। धीरे धीरे अपनी संपत्ति ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करी। तो अब संपत्ति का मालिक मेरी जगह कौन हो गया, ट्रस्ट। अब ये संपत्ति किसके नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे, राइट। पर ये रेवोकेबल ट्रस्ट है, मैं कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ। अब इसको हम कंपेयर करते हैं विल से। विल में ट्रांसफ़र कब होगा, मेरी डेथ के बाद। ट्रस्ट में ट्रांसफ़र कब हुआ, मेरे जीते जी, राइट। अब विल को चैलेंज करना आसान है क्योंकि ट्रांसफ़र ही बाद में हो रहा है। क्या लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट को चैलेंज किया जा सकता है? बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑलरेडी हो चुका है। टाइटल किसका है, विल में टाइटल मेरे पास है, मेरे बच्चों पे जाना है। ट्रस्ट में अगर लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट बनाई, टाइटल किसका है, नाम किसके, ट्रस्ट के। खाली मेरी जगह मेरे बच्चे ओनर बन जाएंगे। तो लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में क्या होगा, मैंने एक ट्रस्ट बनाई जहाँ पर मैं और मेरी पत्नी जो हैं इसके ट्रस्टी हैं, और मैं और मेरी पत्नी दोनों ही बेनिफिशियरी हैं। और मैंने अपने पास ये राइट रखा कि मैं कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकता हूँ। तो ये विल से बेहतर इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि अब इसको चैलेंज करना मुश्किल है और मेरे पे फ्रीडम वही है जो मुझे विल में थी, क्योंकि विल भी कभी भी चेंज कर सकते हो, टर्मिनेट कर सकते हो, और ये इसको भी कर सकते हो। पर मैंने क्या चीज़ बचाई, सबसे पहले मैंने विवाद बचा लिया। मैंने वो मेहनत बचा ली कि मेरे बच्चों को जाके अब किसी इंस्टीट्यूट में जाके नाम चेंज कराना पड़ रहा है, किसी कोर्ट में जाके अपने नाम प्रॉपर्टियाँ करानी नहीं करनी है बड़ी, क्योंकि ट्रस्ट डीड में ऑलरेडी उनके नाम है, राइट। तो मैंने विवाद बचाया, मैंने ट्रांसफ़र की कॉस्ट बचाई आफ्टर डेथ, मैंने ट्रांसफ़र का टाइम बचाया, एफर्ट बताया आफ्टर डेथ। तो लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट इज़ अ विल विच यू हैव इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। विल को बाद में इम्प्लीमेंट करते, मैंने जीते जी पहले इम्प्लीमेंट करके चला गया लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बनाकर। कि अगर मैं पूछूं आपके विल का सबसे अच्छा एग्जीक्यूटर कौन है, एग्जीक्यूटर मतलब जो इम्प्लीमेंट करता है डेथ के बाद, तो क्या आपसे अच्छा कोई आपकी विल को इम्प्लीमेंट कर सकता है? लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में मैंने अपनी विल, जो मैं जीवित मृत्यु के बाद जो होता, मैंने जीते जी कर दिया और उसका रखवाला बन के बैठ गया हूँ। अब उस पर रेवोक करने की भी पावर है मेरे को। तो वो हो गई लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट। सर, विल और लिविंग ट्रस्ट में फिर दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर है? लिविंग ट्रस्ट क्या ये बेटर है या फिर विल बेटर है? हर एक के अपने फ़ायदे नुकसान हैं, राइट। विल डेथ के बाद इम्प्लीमेंट होती है, ये डेथ से पहले ही इम्प्लीमेंट होती है। आप पे पावर है चेंज करने की। आपके बच्चों को लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में कहीं पर जाकर कुछ करना नहीं पड़ेगा, आपकी डेथ के बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी संपत्ति को अपने नाम कराने में।
विल में करनी पड़ेगी, क्योंकि विल को प्रोबेट कराना कई जगह ज़रूरी होता है, विल को कोर्ट के थ्रू ट्रांसफ़र करना पड़ता है, सब रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना पड़ता है, वो सब इश्यूज़ नहीं है, राइट। पर ट्रस्ट में आपको जीते जी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ओके। क्योंकि आपको ट्रांसफ़र करना है ना जीते जी। विल में तो आपने एक कागज़ बनाया, उसको रजिस्टर कराया, विल बन गई, अब मेरे बच्चे जाने वो डेथ के बाद जो करना चाहें, राइट। तो मेहनत ज़्यादा कहाँ है भाई? ट्रस्ट में। कॉस्ट क्या है? विल 15-20 हज़ार रुपये में बनती है, ट्रस्ट 2.5-3 लाख रुपये में बनती है, राइट। तो पर व्हाट इज अ लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट? योर विल इम्प्लीमेंटेड बाय यू ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम इज अ लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट। बिल्कुल। सर, किन लोगों को बनानी चाहिए लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट? जनरली उन लोगों को बनानी चाहिए जो एज के उस दौर में आ गए हैं जहाँ पर उनको लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर आप सीधे 50 साल के ऊपर की एज में हैं और आपको लगता है कि नाउ आई पेड माई इनिंग्स, अब कुछ भी हो सकता है, तो आपको एक लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बनानी चाहिए। लिविंग ट्रस्ट का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है जो विल में नहीं है। ये तो हमने डेथ की बात करी, अभी तक हम जो बात कर रहे हैं इस एपिसोड। सपोज मैं इनकैपेसिटेटेड हो गया, है ना, मुझे कोमा में चला गया, पैरालिटिक हो गया, मेंटली अनसाउंड हो गया, मुझे एल्जाइमर हो गया, पार्किंसन हो गया, और मैंने लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट बनाकर एसेट्स उसमें ऑलरेडी ट्रांसफ़र करे मैं, तो मेरे बाद जो दूसरा ट्रस्टी है वो ऑटोमेटिकली इन एसेट्स को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। सपोज मेरी पत्नी है दूसरी मेरे बाद, तो उनको क्या किसी कोर्ट में जाके कोई कागज लेके आने पड़ेंगे मेरे अकाउंट को ऑपरेट, ट्रस्ट के अकाउंट को ऑपरेट कर? नहीं, वो ऑलरेडी उनका उसका प्रोविजन ट्रस्ट डीड में है, राइट। तो जो इनकैपेसिटेशन प्लानिंग है, राइट, वो बेटर है देन अ विल, क्योंकि विल तो डेथ के बाद का इंस्ट्रूमेंट है। अगर मैं इनकैपेसिटेट हो गया तो क्या विल काम आएगी? नहीं आएगी, विल तो डेथ का इंतजार करेगी। ट्रस्ट क्या है? मेरे इनकैपेसिटेशन में भी अलाउ करेगी जिसको भी मैंने अपॉइंट किया है वो उस संपत्ति को उस तरह से उतना ही यूज करे जैसा मैंने निर्देश दिया हुआ है ट्रस्ट में। तो एक बहुत बड़ा फायदा है लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट का फॉर अ पर्सन हु इज अटेन्ड अ एज, आई जनरली से मोर देन 40 ईयर्स या 50 ईयर्स, जिसको लगता है कि हाँ यार अभी कुछ भी हो सकता है, मैं इनकैपेसिटेड भी हो सकता हूँ, मेरी डेथ भी हो सकती है, मुझे सबसे पहले अपनी सुरक्षा करनी है, फिर अपने स्पाउस की सुरक्षा करनी है, और सीमलेस तरीके से अपने बच्चों तक इस प्रॉपर्टी को पहुंचा देना है। बिल्कुल। तो इन लोगों को लिविंग रिवोकेबल जो ट्रस्ट है वो बनानी चाहिए, लेकिन सर इसमें कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी सर कितनी होती है फिर? तो लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में मैक्सिमम कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया आप कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकते हो, टर्मिनेट करोगे तो वापस प्रॉपर्टी आपके पर्सनल नाम पे आ जाएंगी, तो आपकी फ्रीडम क्या होगी? 100%। आप कभी भी ट्रस्ट डीड को चेंज कर सकते हो, राइट, तो आप बंधे नहीं, राइट। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। तो इसमें कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी 100% है। इररिवोकेबल ट्रस्ट में नहीं है। टेस्टामेंट्री ट्रस्ट में जो आप विल में लिख गए वही होगा, क्योंकि टेस्टामेंट्री ट्रस्ट का बनती है आपकी विल में निर्देश दे गए, तो उसमें भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो लिखा है वही होगा। पर लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में आप, चलिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए ट्रस्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, क्या आप एक गाड़ी को समझ सकते हो बिना चलाए? नहीं। लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में प्रॉपर्टियां आपने ट्रांसफर करी, आप ट्रस्टी बनकर उसको मैनेज कर रहे हो, तो ट्रस्ट में जो चेंजेस करने हैं आप अपने जीते जी चेंज कर जाओगे। आप, क्योंकि हर आदमी की सोच अलग है, उसका परिवार अलग है, परिवार की समस्याएं अलग हैं, लोगों के रिश्ते अलग हैं, वो जो चेंज होते जाते हैं। तो लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट में क्या है, जैसे ही आपका कोई चेंज दिखा आपने ट्रस्ट डीड चेंज कर दी, तो जो आप फाइनल वर्जन दोगे वो उसको मैं इरेवोकेबल कर दूंगा। मैं कहूँगा जब तक ये आदमी जिंदा है ये रेवोकेबल ट्रस्ट है, जिस दिन इसकी मृत्यु हुई ये इरेवोकेबल बन जाएगी। अब आपके फ्यूचर जनरेशन या स्पाउस इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। तो एक लिविंग ट्रस्ट, इसका मतलब मेरे जीते जी लिविंग और रेवोकेबल है, मेरी मृत्यु के बाद ये इरेवोकेबल है, ऐसा प्रोविजन भी मैं क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिविंग रिवोकेबल ट्रस्ट के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्या क्या फ़ायदे इसके हैं, इसके बारे में बात हो रही है। चलिए, हमारे उजाला दे बोनस के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। इनमें से कुछ सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। देखिए, सवाल आया है दिल्ली से राहुल गुप्ता का। इन्होंने पूछा है कि क्या नौकरी पेशा लोगों को भी ट्रस्ट बनानी चाहिए? जो वर्किंग है क्या वो भी ट्रस्ट बना सकते हैं सर? तो इसका नौकरी पेशा या व्यापारी से कोई लेना देना ही नहीं है। क्या आप वो सब चीज़ें करना चाहते हो
अपने जीवित रहते हुए या अपनी मृत्यु के बाद जिसकी चर्चा हमने इस एपिसोड में करी? क्या आप कंट्रोल करना चाहते हो प्रॉपर्टी को? बिना विवाद के बच्चों पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि कल को आपके बच्चों की अगर अपने स्पाउसेस से लड़ाई या विवाद हो तो आपकी संपत्ति उन सेपरेटिंग स्पाउसेस पे ना जाए? क्या आप चाहते हो कि आपके बच्चों के क्रेडिटर्स आपकी दी हुई संपत्ति ना ले जा पाएँ? क्या आप चाहते हो अगर किसी बच्चे में पैसे को मैनेज करने की क्षमता कम है या उसकी स्किल्स कम है, उससे आप उसकी प्रॉपर्टी को बचा पाओ? अगर ये सब आपके उद्देश्य हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आप किस प्रोफेशन में हो, आप जॉब करते हो या नहीं करते, आप बिजनेसमैन हो या नहीं हो? इट इज़ इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट. यस, द कॉस्ट शुड जस्टिफाई योर वेल्थ. तो मैं जनरली कहता हूँ अगर आपकी जो टोटल वेल्थ है 2-3 करोड़ रुपए की है नेटवर्थ, ट्रस्ट मेक्स ऑल द सेंस. राइट, बिल्कुल. आगे बढ़ेंगे. देखिए, एक और सवाल आया है कानपुर से. सवाल है ये सीमा मिश्रा का. इन्होंने पूछा है किस व्यक्ति को कौन सा ट्रस्ट बनाएं, ये तय कैसे किया जाता है? ये बड़ा पेचीदा सवाल है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का ट्रस्ट बनाएं. राइट, अगर रेवोकेबल ट्रस्ट या इरेवोकेबल की बात करोगे तो मैं सबसे पहले देखूंगा सुरक्षा कितनी चाहिए. अगर सुरक्षा ज़्यादा चाहिए तो मैं इरेवोकेबल पे जाऊंगा. सुरक्षा अगर ज़्यादा चाहिए तो मैं डिस्क्रिशनरी पे जाऊंगा, स्पेसिफिक पे नहीं जाऊंगा. सुरक्षा अगर ज़्यादा चाहिए, विवाद के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं लिविंग ट्रस्ट पे जाऊंगा, टेस्टामेंट्री पे नहीं जाऊंगा. राइट. दूसरा है कंट्रोल. कंट्रोल कितना चाहिए? अगर कंट्रोल ज़्यादा चाहिए तो मैं रेवोकेबल और लिविंग बनाऊंगा ट्रस्ट. कंट्रोल आप छोड़ने को भी तैयार हो तो मैं इरेवोकेबल और टेस्टामेंट्री पे जा सकता हूँ. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कौन सी ट्रस्ट क्रिएट करो. और इसके लिए बहुत अच्छा है कि आप एक एक्सपर्ट ट्रस्ट प्लानर से मिलें. राइट. देखिए, जब मैं इनहेरिटेंस प्लानिंग या ट्रस्ट प्लानिंग की बात करता हूँ तो मैं ये वाक्य बार बार बोलता हूँ कि ट्रस्ट प्लानिंग और इनहेरिटेंस प्लानिंग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आपको पता है. राइट. कुछ चीज़ें आप ऐसी हैं जो आपको पता है कि आपको नहीं पता है. पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है. और जो आखिरी वाली है ना, ये सरप्राइजेज हैं आपके लिए भी, आपकी अगली जनरेशन के लिए भी. तो एक्सपर्ट ही जो इस काम में लगा हुआ है, जो बार बार इसको देखता है, उसने ऐसी हजारों ट्रस्ट बनाई हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन को देखा है, वो बता सकता है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. राइट. तो आपको एक एक्सपर्ट ट्रस्ट प्लानर को यूज़ करना चाहिए, एक ट्रस्ट लॉयर को यूज़ करना चाहिए. नॉर्मल लॉयर को नहीं, ट्रस्ट लॉयर को, जो ट्रस्ट बनाने का काम, ये एक स्पेशलाइज्ड काम है. ये कोई ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लॉयर ने 10 पेज की ट्रस्ट बनाई, कहीं से कॉपी पेस्ट किया और ट्रस्ट बना दी, वो वाला काम नहीं है. ये आपके परिवार, आपकी समस्या, आपके रिस्क्स, राइट, फैमिली में रिलेशनशिप्स, टाइप ऑफ एसेट्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो फ्यूचर में, उसके अनुसार ट्रस्ट को स्ट्रक्चर किया जाता है. और ये बड़ा कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट है. अगर मैं आपको 2 ट्रस्ट डीड दिखाऊंगा ना किसी भी व्यक्ति की, वो उसमें हार्डली 20% सेम होगा, बाकी 80% उसके अनुसार होगा. तो 2 ट्रस्ट डीड सेम हो ही नहीं सकती क्योंकि 2 परिवार या 2 व्यक्तियों की समस्याएं, उनके परिवार के सदस्य, उनके एसेट्स है ना, उनकी समस्याएं सेम नहीं हो सकती. तो ट्रस्ट डीड कैसे सेम हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल. तो एक्सपर्ट ट्रस्ट प्लानर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे सलाह लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रस्ट चुना जाता है. इसके अलावा अगर हम बात करें, इसे चंडीगढ़ से सवाल आया अनिल कालरा का, और ये जो सवाल इन्होंने भेजा है, मुझे लगता है कि जब भी लोग ये सुनते हैं या कहते हैं कि ट्रस्ट बनाने की जो सलाह है वो तो दी जाती है, लेकिन इसमें खर्च कितना आता है सर, वो कोई नहीं बताता. तो मैं चाहती हूँ कि ये सवाल आ गया है तो आप खर्च भी बता दीजिए. बिल्कुल क्लियर करता हूँ ट्रस्ट बनाने में खर्च कितना आता है. जनरली एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट को बनाने में 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्च आता है. ये इसकी सेटिंग अप कॉस्ट है. ट्रस्ट डीड क्रिएशन कॉस्ट है. फिर 15 से 20 हज़ार रुपये इसकी ट्रस्ट डीड को रजिस्टर करने में आता है. राइट. ये दूसरा खर्च है कि आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके इसको रजिस्टर करना पड़ेगा. उसके बाद तीसरा जो खर्च है जो बहुत कम है, वो ट्रस्ट का पैन कार्ड अप्लाई होता है, वो 1000-2000 रुपये में कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका कर देंगे. इसकी कोई एनुअल कंप्लायंस कॉस्ट नहीं है, रनिंग कॉस्ट नहीं है. जो रनिंग कॉस्ट अगर मान सकते हो, क्योंकि मैंने पैन कार्ड अप्लाई किया है तो हर साल इसकी ITR भरना कंपलसरी अनिवार्य है.
उसकी जो कॉस्ट आएगी वो इसकी रनिंग कॉस्ट है। तो सेटिंग अप कॉस्ट आप मान सकते हो 3 लाख के अंदर अंदर हो जाएगी जनरली, और रनिंग कॉस्ट 15 से 20 हज़ार रुपये साल की। उन सब चीज़ों की उस खर्चे के एवज में आपको क्या मिल रहा है आपको देखना है। बिल्कुल। और सर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना कि जैसे अभी अगर हम बात करें अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्रस्ट की, तो कौन सी ट्रस्ट हमें बनानी है उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सपेंसेस हैं वो जनरली सेटिंग अप कॉस्ट टाइप ऑफ ट्रस्ट पे डिपेंड नहीं करते। ओके, बिल्कुल। तो देखिए, आप भी अगर अपना सवाल जो है वो पूछना चाहते हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है, जैसे बाकी दर्शकों ने जो सवाल हैं वो हम तक पहुंचाए, आप अपना सवाल कैसे पहुंचा सकते हैं वो आप जल्दी से जान लीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए, एस्टेट, चूंकि एस्टेट प्लानिंग हमारे शो का नाम है, आपको एस्टेट लिखना है। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप पर अपना सवाल टाइप करके भेज देना है 9354027995 पर। इसके अलावा आप यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए और एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट की हम बात कर रहे थे सर। अब इसकी अगर हम बात करें, चूंकि आपने इसके बेनिफिट्स तो बता दिए, लेकिन अब मान लीजिए किसी को इसे अपडेट करना है, तो कितना इसे अपडेट करना जरूरी हो जाता है? कब अपडेट करें ये कैसे पता चलेगा? नहीं, अपडेट कब करना है ये तो सेटलर की इच्छा पे, क्योंकि ये रेवोकेबल है, कभी भी अपडेट कर सकते हैं। पर ज़्यादातर लोग तब अपडेट करते हैं जब उनके रिश्तों में फ़र्क आ जाता है, परिवार में की स्थिति में फ़र्क आ जाता है, राइट, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाती हैं, उन केसेस में लोग करते हैं। या कोई टैक्स का चेंज आ गया, कोई लॉ में चेंजेस आ गए, तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है चेंज करने की। आप एक नई ट्रस्ट डीड बनाते हो या सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड बनाते हो, उसको रजिस्टर कर देते हो तो अपडेट हो गई ट्रस्ट। बहुत सारे केसेस में आपको रजिस्टर भी नहीं करानी पड़ती, आप खाली एक रेजोल्यूशन पास करते हो, उससे ट्रस्ट डीड अपडेट हो जाती है। तो अलग अलग तरीके हैं अपडेट करने के, पर रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। बिल्कुल। और सर इसमें अपडेट करने में कितना समय लगता है और क्या ये इजी है इसको अपडेट करना? अपडेट करने के लिए आपको जनरली एक लॉयर या एक एस्टेट प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो नए रूल्स बनाकर उस ट्रस्ट डीड में ऐड कर देगा, राइट। तो जितना इजी बनाना है उतना इजी अपडेट करना है, राइट। और इसमें आपको खुद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपर्ट का काम है। क्योंकि आपका वो जो क्लॉज आप अपडेट कर रहे हो उसका असर बाकी क्लॉजेस पे क्या पड़ेगा ये जनरली आप नहीं जान पाओगे। एक एक्सपर्ट जान पाएगा कि मैंने ये चेंज किया तो ये 4 चेंजेस और करने पड़ेंगे, राइट। इसीलिए आपको वो एक्सपर्ट से ही अपडेट कराना चाहिए, रिव्यू रिवाइज कराना चाहिए, आपको स्वयं ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और सर क्या ये भी हम सलाह ले लें कि क्या इसे अपडेट करने की अभी ज़रूरत है या अभी नहीं है? जरूर आपको देखना पड़ेगा ना कि क्यों, मतलब आपकी सोच जो है हो सकता है वो गलत हो, राइट, वो आपको और मुसीबत में डाल दे, राइट। जो सपोज आपने कहा कि मेरी रेवोकेबल डिस्क्रिशनरी है, मैं इसे अपडेट कर दूँ रेवोकेबल स्पेसिफिक में। अब स्पेसिफिक करते ही आपके हाथ कट गए, अब आप चेंज नहीं कर सकते बच्चों की जो पावर्स हैं कम ज़्यादा करने की, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा इस जो मेरे डिसीजन है उसका मेरी लाइफ पे और मेरे परिवार की लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, वो एक एक्सपर्ट आपको बता सकता है। और कितनी बार भी ये चेंज की जा सकती है? इनयूमरल टाइम, इनफाइनाइट टाइम। बिल्कुल बिल्कुल। सर भारत में ट्रस्ट के लिए कानूनी ढांचा क्या कहता है, इसको कैसे समझेंगे? तो भारत में जो एक्ट है ट्रस्ट के लिए वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1883 है, राइट, जिसको कई बार अपडेट किया गया, पर ये बना 1883 में था, इसलिए इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1883 है। इसके अलावा कुछ और एक्ट्स हैं जो ट्रस्ट में यूज़ हो जाते हैं, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, क्योंकि ट्रस्ट में प्रॉपर्टी आनी है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ट्रस्ट का। फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट है ना, संपत्तियों को रजिस्टर करने की जो या कागजों को रजिस्टर करने का जो एक्ट है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट, क्योंकि ट्रस्ट में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करोगे तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी, कितनी लगेगी, रजिस्टर करते हुए कितनी पैसे लगेगी, ये एक्ट तो हैं ही। साथ में जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, अगर आपके बच्चे इंडिया के बाहर रहते हैं, नॉन रेजिडेंट हैं, आप खुद नॉन रेजिडेंट हो और आप ट्रस्ट बनाना चाहते हो, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उसमें बहुत सारा रोल आता है ट्रस्ट क्रिएट करने जी। एक और एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट, क्योंकि ट्रस्ट की इनकम आएगी, ट्रस्ट में ट्रांसफ़र करने पे टैक्स की हो सकती है,
तो इनकम टैक्स एक्ट भी बहुत क्लोजली इस जो व्यक्ति ट्रस्ट बना रहा है उसको इनकम टैक्स एक्ट की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए इन सारे एक्ट्स की। और इनहेरिटेंस एक्ट तो हर रिलीजन के अलग अलग हैं ही, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है। इनकी जानकारी भी उस व्यक्ति को जरूर होनी चाहिए जो ट्रस्ट बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, एस्टेट प्लानिंग कैसे की जा सकती है, कैसे ये लिविंग रेवोकेबल जो ट्रस्ट है वो काम करती है, इसके बारे में बात हो रही है। कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, जल्दी से उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं। मुंबई से सवाल आया है, कविता राहाणे का ये सवाल इन्होंने पूछा है, सर कितनी संपत्ति होने पर ट्रस्ट बनानी चाहिए? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 2 से 3 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपकी टोटल नेटवर्थ है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो आपको ट्रस्ट बनाना फायदेमंद हो सकता है। बिल्कुल। पटना से अब अगला सवाल है सर, इन्होंने पूछा है कि राजेश राय का ये सवाल इन्होंने पूछा है, क्या किसी ट्रस्ट में एक से ज्यादा ट्रस्टी हो सकते हैं? तो लॉ कहता है एक ट्रस्ट में कम से कम 2 ट्रस्टी होने चाहिए, और वर्ड है कम से कम। ओके। इसका मतलब 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे। मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट ट्रस्ट एक्ट में नहीं है, पर जनरली एक नॉर्मल ट्रस्ट में 3 से 7 लोग से ऊपर नहीं होंगे। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल निखिल डोभाल का सवाल देहरादून से, इन्होंने पूछा है, एस्टेट प्लानिंग के लिए क्या ट्रस्ट पूरी तरह से सेफ ऑप्शन है? जब आप एस्टेट प्लानिंग की बात करते हो तो 100% गारंटी की कोई चीज हो ही नहीं सकती। हमें देखना है कि इन विकल्पों में से बेहतर विकल्प क्या है ना। यू कैन क्रिएट अ गुड ट्रस्ट, यू कांट क्रिएट अ परफेक्ट ट्रस्ट। परफेक्ट सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि फ्यूचर इतना अनसर्टेन है। पर अगर मैं अपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को देखूं, जो कि हो सकता है एक विल या लाइफ टाइम में गिफ्ट या इस तरीके के ऑल्टरनेटिव, उनसे ट्रस्ट बेहतर है, राइट। तो आप जब ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि क्या गारंटी है या वो है, वो गारंटी तो ये गारंटी का ज़माना ही नहीं है। ये ज़माना क्या है, आप अपनी तरफ से बेस्ट करके जाओ एंड होप फॉर द बेस्ट। क्वेश्चन ये है, अगर आप ट्रस्ट नहीं बनाते तो क्या होता, उससे आपको कंपेयर करना है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर ट्रस्ट बनाने पर हम बात कर रहे हैं, ट्रस्ट क्यों बनानी चाहिए, कितनी ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाती है। लेकिन मान लीजिए अगर ट्रस्ट किसी ने बना ली और आपने कहा कि एक्सपर्ट की सलाह भी आप ज़रूर ले लें, बिना उसके आप कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि आपके मन में कई सारी डाउट्स होते हैं और कई बार आपकी थिंकिंग भी गलत हो सकती है। सर ट्रस्ट बनाते समय सबसे आम गलतियाँ क्या होती हैं? लोग अक्सर क्या कर जाते हैं आम गलतियाँ? तो सबसे पहली जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो अपनी समस्याओं को क्लियरली ओपनली जो ट्रस्ट लिख रहा है उससे शेयर नहीं करते, राइट। तो जैसे कहते हैं ना, आपको डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए, तो आपको नहीं छुपाना चाहिए, राइट। क्योंकि मुझे जब तक आपका दर्द नहीं पता होगा मैं दवा नहीं दे सकता, राइट। तो सबसे पहले क्या, बी वेरी ओपन टू द पर्सन यू आर आस्किंग टू क्रिएट योर ट्रस्ट। दूसरी बात, और ये मेरी प्रैक्टिकल राय है, आप पहली 1-2 मीटिंग इस व्यक्ति से जो ट्रस्ट बना रहा है वो अकेले करें, फैमिली के साथ ना करें, क्योंकि कई सारी चीज़ें आप अकेले में बोल सकते हो सकता है फैमिली के साथ ना बोलो, राइट। तो वो डिस्कशन बड़ा ओपन होना चाहिए। वो डिस्कशन ना ओपन करना ही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। दूसरा, जब आप ट्रस्ट बना रहे हो आपको एक एक्सपर्ट ट्रस्ट क्रिएटर से ही ट्रस्ट बनवानी चाहिए, आपको एक नॉर्मल पर्सन से ट्रस्ट नहीं बनवानी चाहिए। बेटर है आप ना बनवाएं, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज ओवरसाइट हुई तो उसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन होगी फ्यूचर जनरेशंस की। तो बहुत जरूरी है आप एक्सपर्ट को ही यूज करें टू क्रिएट अ ट्रस्ट। जो ट्रस्ट में एक्सपर्टीज है, जो 15-20 ट्रस्ट महीने की बनाता हो, उस तरीके के व्यक्ति को ढूंढिए, वही बेटर ट्रस्ट क्रिएटर है देन अ पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट इनटू दिस। तीसरा, जब भी आप ट्रस्ट क्रिएट करें सबसे पहले अपनी सुरक्षा के बारे में सोचें, राइट। फिर परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचें, राइट। तो जब भी आप प्लेन में बैठते हैं तो एयर होस्टेस आपसे एक बात बोलती है, फर्स्ट पुट ऑन योर मास्क देन हेल्प द पर्सन सिटिंग बिसाइड। राइट। पहले अपना नकाब पहने फिर साथ वाले की सहायता करें, राइट। इट इज गुड टू बी सेल्फिश समटाइम, राइट। जब भी आप ट्रस्ट बनाएं
सारी सिचुएशंस की पॉसिबिलिटी उस ट्रस्ट में ऐड कराएं। मेरे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, बुरे से बुरा, उस सब की पॉसिबिलिटीज के आंसर ट्रस्ट में होने चाहिए। हम 5 परिवार के सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ है ना, हमारे 2 बच्चे हैं और एक हमारा ग्रैंड चाइल्ड। इनकी ऑर्डर ऑफ डेथ दुनिया में कोई नहीं बता सकता आज की डेट में। क्या ट्रस्ट उन सारे ऑर्डर ऑफ डेथ के लिए बनी है? इनकी इनकैपेसिटेशन कब हो जाए किसी को नहीं पता। किसका परिवार से विवाद हो जाए और परिवार से अलग हो जाए इसकी गारंटी किसी को नहीं है, राइट। फ्यूचर में कौन नया व्यक्ति परिवार में ऐड होने वाला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या आपकी ट्रस्ट डीड इन सारी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट कर कर बनाई गई है कि ये पॉसिबल हैं? और क्या आपके पास पावर है अपने बदलते रिश्ते और सर्कमस्टांसेस के अनुसार इसमें चेंज लाने की? मैं हमेशा कहता हूँ ट्रस्ट में ना 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन। टू मच फ्रीडम इज बैड बट टू मच रिस्ट्रिक्शन इज ऑल्सो बैड। तो आपको बैलेंस करना है फ्रीडम और रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो मैं जब ट्रस्ट बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे को ये फ्रीडम दे दो। अगर आपको 100% फ्रीडम देनी है तो ट्रस्ट बना ही क्यों रहे हो, राइट। आपको कई चीजों पर रेस्ट्रिक्ट भी करना है। किसके लिए? बच्चे के लिए ही, राइट। उसको रोक के रखना है, राइट। वहां पे बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। ट्रस्ट इज द गाइडिंग हैंड ऑफ फादर एंड मदर आफ्टर दे हैव पास्ड अवे, राइट। आप समझिए, ये वो स्ट्रक्चर है जो उनके साथ है, आप उनके साथ अपनी मृत्यु के बाद भी हो, क्योंकि आपके प्रिंसिपल्स, आपके रूल्स उनके साथ चल रहे हैं। और आप कह रहे हो आप चाह कर भी मेरे उन रूल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेरी जो समझ है इस संसार की आपसे ज़्यादा है, मैं ज़्यादा मैच्योर्ड हूँ, मैं बेटर सोच सकता हूँ। इस वजह से मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के जा रहा हूँ जहाँ पे आपको ये फ्रीडम है और ये रिस्ट्रिक्शन, राइट। तो जब भी आप ट्रस्ट बनाएं तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। जब भी आप प्लानिंग करें कि ठीक है अब आपको जो है वो ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत जो है वो पड़ रही है, एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर आप लें। कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी है। सर, एक आखिरी सवाल, क्या आने वाले समय में लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट एस्टेट प्लानिंग का अनिवार्य हिस्सा बन जाएगा? जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, वहाँ पर ये सबसे पॉपुलर ट्रस्ट है, राइट। तो जब प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की बात होती है तो लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट से ही शुरुआत होती है, राइट। तो आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंडियन समाज बदल रहा है, परिवार बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है, लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट बहुत पॉपुलर होने वाली है इंडिया में। बिल्कुल। तो लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है। और ये क्यों सबसे ज़्यादा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों ये खास है, इसके बारे में सारी डिटेल सर ने आपको बताई है। सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, एस्टेट प्लानिंग सिर्फ संपत्ति बांटने का नहीं बल्कि अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने का तरीका है। लिविंग रेवोकेबल ट्रस्ट आपको ये भरोसा देता है कि आपकी मेहनत की कमाई आपके बाद भी सही हाथों में जाएगी। समझदारी से प्लान कीजिए ताकि आपके बाद भी अच्छी आपकी जो इच्छा है, आपकी वो इच्छा अंतिम निर्णय ही बने। इसी के साथ तब क्या होगा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।